वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम अपने 5वें अध्याय का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट में जो पढ़ा था हम उससे आगे की आज शुरुआत करेंगे और जिस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है भू संसाधन एवं कृषि, जो कि 12th की बुक है, ज्योग्राफी के सेकंड बुक से लिया गया है। आगे हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि भारत में जो फसल ऋतुएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। हमने पिछले में हमने पढ़ा था कि भारत की जो फसल ऋतुएँ हैं वो, और जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न मतलब फसलें हैं वो मतलब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऋतुएँ होती हैं हमारी 3 प्रकार की, और जो हमारी मुख्य फसलें हैं वो खाद्यान्न की होती हैं और तिलहन की होती हैं। जो ऋतुएँ 3 प्रकार की होती हैं वो होती हैं एक खरीफ की फसलें, ठीक है, और एक होती है जायद की फसलें और एक रबी की फसलें। यानी ये 3 ऋतु हैं जिनमें फसल बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है ना वो मानसून, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वो शुरुआत होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहते हैं? अगर ये भारत का दक्षिणी इलाका मान लिया जाए, यानी ये हमारा केरल मान लिया जाए और ये हमारा गुजरात, तो हमारा गुजरात पश्चिम में है और केरल हमारा दक्षिण में है। तो यहाँ से जो पवन आती है यहाँ से, तो वो कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, इसी के साथ हमारी खरीफ फसल जो ना बोई जाती है वो, और इनमें जो फसल बोई जाती है वो कौन कौन सी है? तो वो है चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रबी फसल। जायद की हम उसके बाद पढ़ेंगे। रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में ज़्यादा बोई जाती है, और शीत की शुरुआत कब होती है? वो होती है अक्टूबर से नवंबर के शुरुआत में। ठीक है, जब अक्टूबर से नवंबर के शुरुआत में शीत ऋतु की शुरुआत होती है तभी रबी की फसल बोई जाती है। और इनमें जो फसल हम बोते हैं वो होती है गेहूँ, चना और सरसों। ठीक है, और ये एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं कि जायद की फसलें। जायद की फसलें क्या होती हैं? तो जायद की फसलें वह फसलें होती हैं जो कि शीत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में, यानी शीत ऋतु की जब एंडिंग हो जाती है और स्टार्टिंग में जब मतलब गर्मी की जो स्टार्टिंग होती है, तो उनके बीच में ना जो भी फसल ना उगाई जाती है उन्हें कहते हैं हम जायद की फसलें। और उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? वो होती है ककड़ी, तरबूज, खीरा, जो कि हमें ज़्यादातर हम गर्मी में ही इन्हें खाते हैं। ठीक है, और सब्जियां और चारा भी आदि उगाते हैं। और आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि के प्रकार। अब कृषि के जो प्रकार है ना वो सिंचाई के आधार पे, यानी पानी के आधार पे इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक होता है हमारा सिंचित कृषि क्षेत्र और एक होता है वर्षा निर्भर कृषि क्षेत्र। ठीक है, अब जो सिंचित कृषि क्षेत्र होता है ना वहाँ पे हम सिंचाई करते हैं, यानी जो व्यक्ति खेती करते हैं वो वहाँ पे सिंचाई करते हैं। और जो वर्षा निर्भर कृषि की जाती है वहाँ पे वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। और जो सिंचित कृषि क्षेत्र होते हैं ना उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला भाग है हमारा लक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा भाग है हमारा उत्पादक सिंचाई कृषि। अब उत्पादक नाम से हमें पता चलता है कि इसमें जो सिंचाई की जाती है ना वो उत्पादक को बढ़ाने के लिए की जाती है। उत्पादक यानी हम अगर गेहूँ की फसल हम बोते हैं तो हम अपने खेत में अगर 1 किलो गेहूँ की फसल बो सकते हैं तो हम सिंचाई ज़्यादा करके 2 किलो की फसल क्यों ना बोएं। तो यही सिंचाई ज़्यादा करके हम उत्पादक सिंचाई कृषि इन्हें कहते हैं कि हम सिंचाई ज़्यादा करके उत्पादकता ज़्यादा लेते हैं। और जो रक्षित सिंचाई कृषि होती है वो ना वर्षा की कमी को पूर्ण करती है। ठीक है, तो रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वर्षा की कमी को पूर्ण करता है और फसलों को नष्ट होने से बचाता है। और वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जाता है, जो कि हम करते हैं। उत्पादक सिंचाई कृषि वो होती है जो मुख्यतः मतलब फसलों को की जो उत्पादन मतलब मात्रा जो है ना उनको बढ़ाने के लिए ये सिंचाई कृषि मतलब उत्पादक सिंचाई कृषि की जाती है, और इसमें अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना इनका मतलब एम होता है। ठीक है, अब हम वर्षा निर्भर कृषि। अब हर जगह पे वर्षा समान तो नहीं है। अब असम में ज़्यादा बारिश होती है, हमारा मौसिनराम है सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। तो इसीलिए हमें वर्षा निर्भर कृषि में भी ना इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक
भूमि आर्द्र कृषि क्षेत्र। तो आर्द्र से हमारे नाम से पता चलता है कि तो ये जो आर्द्र होता है उसमें होता है कि ज़्यादा जहाँ पे बारिश होता है ना उन्हें आर्द्र कृषि क्षेत्र कहा जाता है, मतलब उन्हें आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। और जहाँ पे कम बारिश होता है उन्हें शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो अब मतलब इसमें जो है ना भूमि आर्द्र कृषि क्षेत्र में इसमें वर्षा का जल उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है उन्हें। तो और यहाँ पे जो फसल जब बोई जाती है वो बोई जाती है चावल की, गन्ना की, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र हैं इनमें कृषि के उन शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र, तो ये जो होता है ये नाम से पता चलता है कि ये जो क्षेत्र होता है ना वहाँ पे कम बारिश होती है। वहाँ पे 75 सेंटीमीटर से जहाँ भी कम बारिश हो ना उन्हें शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फसल बोई जाती है वो रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार और चारा आदि बोई जाती है। क्यों बोई जाती है? क्योंकि इन्हें ना कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। आइए हम अब पढ़ते हैं कि खाद्यान्न फसलें को दो भागों में बांटा गया है। तो खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ते हैं। तो खाद्यान्न फसलों को दो भागों में जो बांटा गया है वो एक होता है अनाज और एक होता है दाल। तो जो अनाज को जो बोया जाता है वो भारत के 54% भाग पे बोया जाता है, ठीक है। 54% भाग पे अनाज को बोया जाता है और दाल को भारत में 20% पे बोया जाता है, ठीक है। और जो अनाज में है वो अमेरिका, चीन के बाद ना तीसरे स्थान पे भारत का है, जो कि 11% यानी 11% अनाज पैदा करता है। और ये हमारा ज़्यादा मेन नहीं है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को अध्ययन करते हैं। अब जैसा हमने पढ़ा था कि खाद्यान्न को दो भागों में बांटा जाता है, एक अनाज और एक दाल। तो वही अनाज को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो अनाज एक होता उच्चतम अनाज यानी उत्तम अनाज और एक होता मोटे अनाज। तो जो उत्तम अनाज होते हैं ना उन्हें हम अपने ऊर्जा के लिए उनका पोषण में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चावल और गेहूँ होते हैं। हम अगर कोई खाना खाते हैं तो उनमें चावल, या तो हम रोटी खाते हैं या तो चावल खाते हैं। तो चावल और गेहूँ उत्तम अनाज में आते हैं, ठीक है। और मोटे अनाज वो अनाज होते हैं जो गरीब फैमिली वाले होते हैं ना वो ज़्यादातर यही खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही निम्न कोटि के सामान का यूज़ करते हैं। तो उनमें आते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। अब आगे है हमारा चावल। अब हम पढ़ते हैं कि उत्तम अनाज के बारे में पढ़ते हैं। हम चावल के बारे में उसकी विशेषता पढ़ते हैं। तो चावल में ना सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल की खेती की जाती है, ठीक है। और जो है चावल में ना पश्चिम बंगाल में 3 नाम से ये जाना जाता है, यानी 3 नाम से ये जाना जाता है। और इसकी जो किस्में हैं ना वो 3000 की है। 3000 किस्में हैं चावल की। और जो 3 नाम से पश्चिम बंगाल में इनकी जो किस्में हैं वो है अमन औस बोडो, ठीक है। अमन औस बोडो। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि औस एक पौधा है और बोडो, ठीक है। तो अमन को बोलो कि अमन औस बोडो, ठीक है, तभी तो आपको चावल मिलेगा, ठीक है। औस एक चावल का पौधा है, ठीक है, अमन औस बोडो। तो यही है पश्चिम बंगाल के 3 चावल की किस्में। और ये जो है वो भारत के ना मतलब भारत जो है विश्व का 21.7% ना चावल का उत्पादन करता है भारत। और चीन के बाद जो भारत है वो दूसरे स्थान पे आता है। और ज़्यादा मोटे जो आदमी होते हैं वो चीन के ही होते हैं। तो चीन ज़्यादातर चावल खाते हैं क्योंकि चावल से मोटापा हमारा बढ़ता है। और चीन के बाद भारत का नंबर आता है चावल के उत्पादन में। अब नेक्स्ट हम गेहूँ पे पढ़ते हैं। हमारा थोड़ा सा बच गया है कि इसमें था एक नोट था कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र पे ना 16.5 भाग पे मोटे अनाज बोए जाते हैं। मोटे अनाज यानी ये अनाज 16.5% पे बोए जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि चावल का 21.7% हम बोते हैं, ठीक है, बोए थे। तो जो भारत में ना गेहूँ उसके बाद आता है, यानी दूसरा जो सबसे मुख्य अनाज है ना वो गेहूँ है। तो गेहूँ का ना इसका 21 का आप उल्टा कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो 12% जो है ना वो गेहूँ भारत में उत्पादन किया जाता है। और ये जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्यों शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है? क्योंकि ये शीत ऋतु यानी रवि की ऋतु में इन्हें बोया जाता है, ठीक है। और ये जो कुल लगभग
जो बोए गए क्षेत्र का कुल लगभग 14.7% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। और गेहूं सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश, राजस्थान अग्रणी इनके राज्य हैं। आगे हम मोटे अनाज के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि मोटे अनाज। अब मोटे अनाज से हमारा ये मतलब नहीं कि मोटा होता है ये, ठीक है, ये होते हैं हमारे निम्न कोटि के जो अनाज होते हैं ना, उन्हें मोटे अनाज हम कहते हैं। तो वो होते हैं ज्वार, एक होता है बाजरा, एक होता है मक्का और रागी भी इसका एक मतलब उदाहरण है। अब ज्वार जो है, ज्वार के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो ज्वार है वो कुल बोए गए क्षेत्र का ना, जो कि 16.5 था ना, तो उसके कुल बोए गए क्षेत्र पे हम 5.3% भाग पे ना ज्वार को हम बोते हैं, ठीक है। यानी इसका ये तो 100% कहलाएगा ना, तो इसका मतलब अब ये 16.5% पे तो मोटे अनाज बोए जाते हैं। तो मोटे अनाज, अब ज्वार जो बोए जाते हैं ना, वो 5.3 भाग पर ये बोए जाते हैं। और महाराष्ट्र इस 50% से भी ज़्यादा ज्वार ना बोता है, यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ज्वार को पैदा करता है। और MP, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अन्य राज्य हैं। अब हम पढ़ते हैं बाजरा के बारे में। तो बाजरा जो है, बाजरा कुल बोए गए भाग पे ना 5.2% भाग पर बोया जाता है ये। अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि ज्वार बाजरा हम ऐसे याद करते हैं ना, मोटे अनाज ज्वार बाजरा मक्का ऐसे। तो ज्वार का 5.3% भाग पर बोया जाता है, जो बाजरा का है वो 5.2 यानी एक कम 0.01 कम प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। तो यानी 5.2% भाग पर बोया जाता है। और इसका जो प्रमुख राज्य है, तो आप ना मोटे अनाज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही बोए जाते हैं, तो महाराष्ट्र को आप मुख्य मान लेना, ठीक है। तो बाजरा भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोया जाता है और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि हैं। हम मक्का के बारे में पढ़ते हैं कि जो मक्का है, जो हम पॉपकॉर्न खाते हैं वो मक्के से ही बना होता है। तो मक्का जो है वो निम्न कोटि की वस्तु है, जो मतलब वस्तु यानी अनाज है, मोटे अनाज है, जो कि अर्ध शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। और आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। मक्का ना कुल बोए गए क्षेत्र पे 3.6% भाग पर बोया जाता है, ये ज़्यादा हमारा मेन नहीं है। और मक्का का जो ना जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश हो गया, हमारा तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया और हमारे कुछ उत्तर भारत के भी हैं, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सब, और मध्य प्रदेश भी। अब हम दालें के बारे में पढ़ते हैं। दाल जो है ना वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और वो जो उगाई जाती है वो 20% उगाई जाती है। और अधिकतर जो दाल उगाई जाती है ना वो मध्य भारत में उगाई जाती है। मध्य भारत यानी मध्य पठारी भाग और ढक्कन का पठार कहाँ पे है, वो भी हमारे मध्य भारत में ही है। और उत्तर पश्चिमी भाग में भी ये दालें उगाई जाती है। और कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर दालें उगाई जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। दालें में ना दो हमारे जो दालें हैं वो सबसे फेमस हैं, तो इसीलिए हम दो दालों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक है चना और एक है अरहर, ठीक है। तो चना जो है ना वो भारत में जो है ना, चना सबसे ज़्यादा उगाई जाती है दालों में, और अरहर दूसरा प्रमुख दाल है। अब जो चना है वो वर्षा आधारित है, यानी ये वर्षा से ही अपना सिंचाई लेते हैं, और ये रबी की ऋतु में ये इन्हें बोया जाता है, ठीक है। और जो चना का जो उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान ये सब इनके राज्य हैं। तो ये ज़्यादा मेन तो नहीं है, पर आप इन्हें पढ़ लेना। और जो कुल बोए गए क्षेत्र का ये 2.8% भाग पे ये बोया जाता है। अब हम अरहर के बारे में पढ़ते हैं कि हमने बता ही दिया है कि जो दूसरी प्रमुख दाल ये अरहर है, और इन्हें ना लाल चना या पीजन पी भी कहा जाता है, तो इन्हें याद रख लेना।